ये एल्गोरिथम हमने किसके लिए बनाया? एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, ये उसका एल्गोरिथम है। आई होप सभी को क्लियर हो गया। बहुत सिंपल एल्गोरिथम था। अब सेकंड वाला आप लोग कोशिश करिए और फिर मैं बताता हूँ। सेकंड क्या है? राइट एन एल्गोरिथम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। हमें क्या करना है? हमें एक नंबर यूजर से, जो भी यूजर एंटर कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं हम, उसको चेक करना है वो इवन है या ऑड है। अब यहाँ पे क्या लगेगा आपका? इफ कंडीशन लग सकती है। इफ कंडीशन से आप इफ एल्स कंडीशन लगेगा सर। ठीक है, करके बताओ इसको। हाँ तो सर ऐसे ही स्टार्ट रीड करके करेंगे बिल्कुल ना? बिल्कुल ऐसे ही। एक्चुअली स्टेप्स ऐसी होती हैं एल्गोरिथम की। ओके सर। आप लोग करो अपने और फिर मैं समझाता हूँ फिर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम को, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या रखना है? हमें इनपुट लेना है, इनपुट या रीड करना है। रीड इनपुट लिख दो डायरेक्ट ऐसा। क्या इनपुट रीड करेंगे हम? एक नंबर इनपुट में ले रहे हैं तो इट मीन्स हम वो उसको किससे शो कर सकते हैं? एन। एन वो नंबर है जो हम यूजर से ले रहे हैं। ठीक। थर्ड स्टेप में अब हमें यहाँ पे प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग में मतलब हमें क्या करना है? चेक करना है कंडीशन को। तो हम चेक कर रहे हैं इफ एन डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है देन। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एल्गोरिथम में इफ और देन लिख सकते हैं, और इसको विदाउट ब्रैकेट लिखोगे तो भी वैलिड है। जब प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग में आपको पूरा सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बस ऐसे ही लिख दिया इफ एंड देन। तो देन में क्या लिखेंगे? इट इज, हम इस तरह से लिख सकते हैं, इवन नंबर। ठीक। सर प्रिंट नहीं लिखना होगा? लिखेंगे प्रिंट या डिस्प्ले, देन प्रिंट या डिस्प्ले, जो भी आपको लिखना है, प्रिंट इवन स्टेप नंबर। में लिखेंगे प्रिंट इवन नंबर, इसमें लिखेंगे। करेक्ट। ठीक है। अब उसका एल्स पार्ट, उसके एल्स में क्या लिखेंगे? स्टेप 3 में ही चल रहे हैं हम। एल्स सर इसको स्टेप 4 में लिख सकते हैं लिख सकते हो। सर? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखना तो भी चलेगा। ठीक, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सर जैसे स्टेप 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 4 में लिख देंगे प्रिंट इवन नंबर। एल्स प्रिंट ऑड नंबर। ठीक है, डिस्प्ले करा दिया कर्ली हमने। ब्रैकेट्स लगाना ही नहीं है। जरूरी नहीं है, ये एल्गोरिथम है तो आप एल्गोरिथम में सेंटेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन प्रिंट इवन नंबर, ऐसा भी लिख सकते हो आप सेंटेंस फॉर्म में। ठीक है, एल्गोरिथम में कोई सिंटेक्स चेक नहीं किया जाएगा। एल्गोरिथम में एक्चुअल में स्टेप्स देखी जाती है कि किस स्टेप को फॉलो करके रिजल्ट आ रहा है हमारा। स्टेप 5 लास्ट स्टेप है, क्योंकि सारा कुछ हमने डिस्प्ले भी कर दिया, तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? उसको स्टॉप कर देंगे। सिंपल है, समझ में आ गया ये एल्गोरिथम? क्लियर है? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर यस सर। सेकेंड लाइन में लाना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एन डिविजिबल बाय 2 इक्वल्स टू 0 देन सेकेंड लाइन में हमने प्रिंट करा इवन नंबर। फोर्थ स्टेप में एल्स प्रिंट। एक और स्टेप आप ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। स्टेप 5 में ये भी लिख सकते हैं, इफ कंडीशन क्लोज्ड या एंड। यहाँ पे इफ कंडीशन एंड हो रही है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन। और सिक्स्थ स्टेप में स्टॉप। ठीक है, एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा एक फिक्स्ड उसका एल्गोरिथम होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन बना रहा है एल्गोरिथम, किस तरह से उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो एल्गोरिथम को। अगर आपने और स्टेप्स ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपके इतने, जैसे मैंने यहाँ 6 स्टेप लिखे तो 6 ही स्टेप होंगे। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे लिखना है एल्गोरिथम को, आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। और सर इफ कंडीशन हर बार एंड करना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं, ये मैंने क्या कहा, ये एक ऑप्शनल हो गया। मैंने लिख दिया कि इफ कंडीशन है, क्योंकि हम ये जो एल्गोरिथम है ना, ये यूजर या प्रोग्रामर्स होता है वो उसको पूरा रीड करते हैं। तो उनको अगर एल्गोरिथम इजीली समझ में आ गया, सब कुछ हमने डिफाइन कर रखा है कि कहाँ पे कौन से स्टेप में क्या हो रहा है, तो अगर वो प्रोग्रामर को समझ में आ जाता है तो प्रोग्रामर के लिए ईजी हो जाता है प्रोग्राम लिखना, कोडिंग करना उसके लिए फिर इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज हमने एक्सप्लेन कर दी है इस एल्गोरिथम में। अगर हमने कुछ मिस कर दिया, कुछ उसको प्रोग्रामर को ही समझ में नहीं आया, तो वो प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं कर पाएगा। और अगर कर भी लिया तो कहीं ना कहीं हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसकी आउटपुट, हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश करना हमको। इज इट क्लियर?
यस सर। सभी को समझ में आ गया? अब लास्ट वाला जो है वो बताओ, ये नोट अरे कर। सर, हाँ ये स्टेप 3 हाँ, मैं बोलूँ सर? मैं सर अंकित। पहले क्या सर लिखेंगे फर्स्टली स्टेप? स्टार्ट, स्टार्ट। स्टेप ठीक है। 1 स्टार्ट, स्टेप 2 स्टेप 2 रीड इनपुट n, रीड इनपुट n। ठीक है। स्टेप 3 if condition n divisible by 4 is equal to 0, ठीक है, n डिविजिबल बाय then 4 print इक्वल्स टू 0। देन हम क्या then लिखेंगे? print देन then print leap year। लीप इट इज ईयर। लीप ईयर कर सकते हैं ना। हाँ, आपके ऊपर है, आप क्या लिखना चाहते हैं। आप प्रिंट लिख दो या फिर बस आप कुछ भी नहीं लिखो, देन और प्रिंट भी मतलब डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में लीप ईयर भी लिख दिया वो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप। yes next step else print not a leap year। ठीक है। sir fifth condition if condition end and sixth step stop। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड इफ कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक, और स्टेप 6 में स्टॉप। सर ये तो 4 स्टेप्स में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैंने क्या कहा और कि जैसे का ये अलग अलग हो सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिथम्स बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसका एक फिक्स फॉर्मेट होगा। ठीक, किसी भी एल्गोरिथम मतलब प्रॉब्लम के बहुत सारे एल्गोरिथम बन सकते हैं, और जितने कम से कम स्टेप रखोगे उतना अच्छा एल्गोरिथम माना जाता है। हमने प्रॉपर्टीज में देखा था, है ना, ऑप्टिमाइज होना चाहिए। जितनी कम लाइन ऑफ स्टेप्स हम लिखेंगे वो बेस्ट एल्गोरिथम माना जाएगा। तो सर अभी तो आपने बोला कि जितना सिंप्लीफिकेशन करके लिखोगे उतना समझने में आसानी होगा। हाँ, वो प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में आसानी हो रही है उसको। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, वही मैं बता रहा हूँ ना, जितना जब हम सॉफ्टवेयर, अगर किसी चीज के सॉफ्टवेयर के हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें कैसा हमें कितना कॉम्प्लेक्स बनाना है, कितना इजी बनाना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिर एल्गोरिथम। ओके सर। ठीक है, और हाँ कोई इशू नहीं है कि आप कितने भी अलग अलग तरीकों से बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, सभी वैलिड माने जाएंगे। चलो, कौन बताएगा फर्स्ट क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो क्या आनी चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? पहले हम सॉल्व कर लें। कर लो। सबसे पहले इस फॉर लूप की फ्रीक्वेंसी काउंट अगर हम चेक करें तो क्या आएगी? n+1 फ्रीक्वेंसी काउंट इस फॉर लूप की। यस सर। ठीक, अब यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो n+1 तो चल रहा है, उसके बाद वो फॉल्स वाली कंडीशन जो होती है ना वो चेक करेगा, तो n+1+1 मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन होने के बाद कितना हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट? n+2। n+2। ये क्लियर है सभी को? अगर इसके यस हमने सर। पहले क्वेश्चन में देखा था 1 से लेके n तक चलता था, मैंने जो समझाया था। अब यहाँ 0 से दे रखा है, तो 0 से दे रखा तो 2 हो जाएगा। n+1 हो रहा था, उसके बाद ये 0 के लिए एक और 1 ऐड कर दिया तो n+2 हो गया। क्लियर? इसके बाद अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कितने बार चलेगा? n टाइम्स चलेगा, क्योंकि फॉर लूप कितने बार चल रहा है? n टाइम्स चल रहा है। ठीक है, या इसको हम ये बोलें 0 से चल रहा है तो n+1 टाइम्स चलेगा, सिंपल ऐसा बोल दो, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। तो इस फॉर लूप की, ये जो फॉर लूप है, इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कितनी हो गई फिर? 2n+3। ठीक, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। इसकी फ्रीक्वेंसी यस काउंट सर। निकाल लिया हमने इस वाले फॉर लूप की। अब नीचे वाले फॉर लूप में आते हैं, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे भी m+, क्योंकि m है ये m, यहाँ पे क्या ले रखा हमने वेरिएबल? m टाइम्स चल रहा, तो m+2। जैसे यहाँ पे n+2 था वैसे यहाँ पे m+2 हो जाएगा। क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें यस किसी सर। को? नो सर, और ये फिर हो जाएगा m+1। m+1, वेरी गुड। ठीक, यहां तक क्लियर है यस सभी सर। को? अब इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कितनी हो गई? 2m+3।
ठीक है, ये वाला m+2 m+1 ये मिलके हो गया 2m+3। तो अगर हम ये दोनों फॉर लूप को टोटल फ्रीक्वेंसी, हम टोटल अब सबका टोटल करें, ये वाला था टोटल, हमने यहाँ पे इसका टोटल निकाला था, ये आया 2m+3 और यहाँ पे आया टोटल 2m+3। तो अगर फाइनल टोटल करें तो क्या होगा? 2m+2n 2m plus 2n plus प्लस 2m+6। 2n plus 6. क्लियर है? अगर हम यहाँ से Yes, 2 sir. को बाहर निकाल दें, कॉमन निकाल दें, तो क्या बचेगा अंदर? n plus n plus m m+3 plus 6। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? no. सर 2 तो तीनों में से sir. कॉमन आएगा ना, 6 में से भी कॉमन आएगा ना। 6 तो वैसे हाँ तो 3 बचेगा। तो हमें मतलब है ही नहीं, कांस्टेंट है। हमें किससे मतलब है? ये जो वेरिएबल टर्म्स होती है ना, इनसे मतलब है हमको। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इनके टर्म्स में मेजर की जाती है, कांस्टेंट के टर्म्स में मेजर नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो निकालो आप उसको भी कॉमन या ना निकालो, वो डिपेंड करो, मतलब कोई नेसेसरी नहीं है। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे किसके टर्म्स में? n के n प्लस m के टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा? बिग O ऑफ n प्लस m, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ये दोनों आएंगे। हाँ, क्योंकि दोनों वेरिएबल है ना, n भी को वेरिएबल है, m भी वेरिएबल है, तो दोनों आएंगे इसमें। किसी को कोई डाउट सर इसमें? और n स्क्वायर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर। दिस विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मतलब वहां थोड़ा सा सिंटेक्स आगे पीछे था, लेकिन सेम है, ये उसी के जैसा है क्वेश्चन जो मैंने आपको सर एक बार बता दो ना, मैंने ध्यान नहीं दिया सर। ध्यान नहीं दिया। देखो फर्स्ट वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, 10 मिनट बचे हैं, जल्दी से ही कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी काउंट कितना होगा? n+2। 2 यस सर। फिर इस वाले लूप की फ्रीक्वेंसी काउंट कितना होगा? n। देखो ये n से i तक चल रहा है, मतलब i कितना? 0 है, मतलब ये भी Yes, sir. n+2 टाइम्स n और बाहर n का सर मल्टीप्लाई। मैंने यही बताया था, आपने n+1 करवा दिया इसका। अच्छा 1 बताया था क्या? तो इसको 2 कर लेना। देखो वैसे भी हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब होता है? इस n से मतलब होता है। क्लियर है? यस सर। क्योंकि कांस्टेंट तो वैसे भी नेग्लिजिबल होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, आप 1 लिखो चाहे 2 लिखो, लेकिन ठीक है आप उसको 2 कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट यस सर। अंदर वाले जो स्टेटमेंट है, ये नीचे वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कितनी होगी? n स्क्वायर। स्क्वायर। दोनों फॉर लूप है, मतलब n स्क्वायर हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट। हाँ ये क्लियर है? अब अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट निकालने जाए तो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर इधर है, इधर भी n स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल n 2n स्क्वायर स्क्वायर। ठीक, प्लस फिर उसके बाद 3n 3, 2+1 3n प्लस प्लस 2। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब इसमें Yes, अगर हम sir. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो n की जो मैक्सिमम पावर होगी, यहाँ पे n की मैक्सिमम पावर क्या है? n स्क्वायर है, मतलब 2। तो हम इसको लिखेंगे बिग O ऑफ n स्क्वायर, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। दिस विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट सर इसमें?